My dear friends and students, myself Bhavar Singh, your history and political science teacher, going to teach you federalism chapter of class 10th of civics. In this chapter, I will explain you about the meaning of the federal system, features of federal system, types of federations, and its different forms of federations. साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। मेरे चैनल का नाम है हिस्ट्री पॉलिटी पॉइंट। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम जिसमें 2 और मोर लेवल की गवर्नमेंट्स होती हैं। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम इन विच देयर आर 2 or more level of governments. One is the central or union governments and others are the constituent units or the states. India is a federal state because in India there is a one central government and others are the states governments. There is one central government and there are 28 other states in India. Now there is the features of federal system, federalism. Number 1, power is shared between 2 or more level of governments. फेडरल सिस्टम में क्या होता है, जो पावर्स होते हैं वो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं। कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए जाते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए जाते हैं, कुछ लोकल गवर्नमेंट्स को मिल जाते हैं। डिफरेंट ईयर्स ऑफ द गवर्नमेंट्स हैव देयर जुरिडिक्शंस। In federal system, there are different level of governments and their powers are decided by the constitution also. Jurisdiction means area of power. Number 3, changes in the constitution from all the governments. और क्या होता है, constitution cannot change only one level of governments. The basic provisions of the constitution are achieved इंक्लूडिंग ऑल द लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। अकेली कोई एक गवर्नमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन फीचर्स हैं, बेसिक फीचर्स हैं, उनको चेंज नहीं कर सकती। नेक्स्ट नंबर, कोर्ट्स हैव पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने का पावर वो कोर्ट्स को दिया गया है, किसी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट्स को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और सोर्सेज जो रेवेन्यू हैं कि आय के जो स्रोत हैं वो सभी अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट्स के कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइड कर दिए गए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस पर टैक्स लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट्स कहाँ लगाएगी, और इसके अलावा जो है और कहाँ पर लोकल गवर्नमेंट्स लगाएगी। और लास्ट इज एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। और जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनमें पावर्स को बैलेंस कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स के क्या पावर हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के क्या हैं, और लोकल गवर्नमेंट्स अगर हैं तो उनके क्या हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ फेडरल सिस्टम फेडरेशंस, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। नंबर 1 कमिंग टुगेदर, सेकेंड इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो नंबर 1 आई विल डिस्कस अबाउट द कमिंग टुगेदर फेडरेशन। In coming together federation, the states come together and form a bigger unit, a union. इसमें पहले स्टेट्स होते हैं, स्टेट एक साथ ताकि ऐड करते हैं और ऐड होने के बाद जो है एक यूनियन गवर्नमेंट बनाते हैं, फेडरेशन बनाते हैं। ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर्स। और कमिंग टुगेदर में क्या किया गया है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और सभी स्टेट में इक्वल पावर्स होते हैं, कम ज़्यादा नहीं होते हैं। और स्टेट्स आर फ्री टू ज्वाइन द फेडरेशन और टू लीव द फेडरेशन। ये स्टेट जब चाहें तो फेडरेशन को ज्वाइन कर सकते हैं और जब चाहें तो लीव कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, ये बेस्ट एग्जांपल्स, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ फेडरल सिस्टम। नंबर नेक्स्ट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन द फर्स्ट there is a central government. The government divides the whole of the country into different states, and states, these states, beta, these states, they are not independent. The central government is given more power दिया जाता है। states जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग नहीं हो सकते, ये अलग नहीं हो सकते हैं। और
ये सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल और डिफरेंट स्टेट्स ऑफ फेडरेशंस आर गिवन डिफरेंट पावर्स, और जो स्टेट्स के डिफरेंट फेडरेशंस हैं उनको स्पेशल पावर्स दिए गए हैं। जैसे आपने देखा जम्मू कश्मीर को स्पेशल पावर्स था, और जो ये स्टेट्स होते हैं दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट टू लीव द फेडरेशन, ये स्टेट्स और यूनियन को छोड़ नहीं सकते। इंडिया बेल्जियम बेस्ट एग्जाम्पल है। आप देखिए जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, इसमें हमारे यहाँ प्रॉब्लम होती रही, लेकिन ये छोड़ नहीं पाए। क्यों नहीं छोड़ पाए? क्योंकि हमारे यहाँ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। तो कंट्री की यूनिटी को मेंटेन करने के लिए होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इज वेरी नेसेसरी। डिवीजन ऑफ पावर्स इन इंडिया, एज यू नो इंडिया इज अ फेडरल स्टेट, देयर इज फेडरलिज्म इन इंडिया, one is the union government, other are the state governments, so powers are divided between the central government and the state governments. These are divided many a times, these are divided many a time. All the powers in between the different level of governments are divided, or these are divided into three lists: union list, state list and concurrent list. These are divided. Union list. First I will discuss about the union list. The subjects which are of national importance, these are included in the union list. जो subjects national importance के होते हैं उनको union list में रखा गया है, and union government has the power to make laws on that. इन पर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है। ऐसे डिफेंस है, बैंकिंग है, रेलवेज है, फॉरेन अफेयर्स है, पोस्ट ऑफिस है, ये सभी नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं, और इन पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को रखा गया है, यूनियन गवर्नमेंट को रखा गया है। ये यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स आते हैं, और ये 97 सब्जेक्ट्स आर देयर। स्टेट लिस्ट, द सब्जेक्ट विच आर ऑफ लोकल और रीजनल इंपॉर्टेंस, दीज आर इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। और स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट असेंबली, विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ये जो है आपके 64 सब्जेक्ट्स हैं। पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, प्रिजन, ये सभी आते हैं इसमें। थर्ड इज द कॉन्करेंट लिस्ट। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो दोनों इंपॉर्टेंस के हैं। इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट फॉर बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, जो दोनों गवर्नमेंट्स के इंपॉर्टेंस के लिए होते हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंस के लिए होते हैं। नेशनल इंपॉर्टेंस भी होता है, रीजनल भी होता है, उनको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। इसको कहते हैं समवर्ती सूची। और इस पर कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया है वो दिया गया है दोनों को, बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट। दोनों कैन मेक लॉज एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, एडॉप्शन, उत्तराधिकार। और अगर दोनों एक ही विषय पर सब्जेक्ट बना देते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट का पावरफुल माना जाता है। जैसे मान लीजिए एजुकेशन है और एग्जामिनेशन पे दोनों ने कानून बना दिया, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो मान्य होगा। कुछ और भी सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं किसी लिस्ट में मेंशन किए गए, लेकिन ये बाद में आए। दीज सब्जेक्ट्स केम अप आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और यूनियन गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट ऑन इट। इस पर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट, यूनियन गवर्नमेंट को दिया गया है। जैसे कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है और साइबर क्राइम है। इस पर कानून बनाने का अधिकार जो दिया गया है, और वो दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो आप देखते हैं in the matters of the subjects powers, central government is very powerful than the states, और this is the reason in India there is a holding together federation। यही reason है कि India is not a complete federation, India is a federation union of states, it is a semi federation, it is a quasi federation इसको कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका की तरह, यूएसए की तरह ये complete federation नहीं है। Linguistic states, as you know, in India, the states are formed on the basis of the language। और जब डिमांड होने लगी कि लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स बनाए जाएं, तो द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज सेट अप इन 1953, और 1954 में वर्क स्टार्ट किया, और इट गिव इट्स रिपोर्ट इन 1956, और इट रिकमेंडेड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इसने रिकमेंड किया कि लैंग्वेज के बेस पर स्टेट का फॉर्मेशन किया जाए, और स्टेट्स लैंग्वेज बेस पर फॉर्म किए गए।
जो कश्मीरी बोली जाती थी, कश्मीर पंजाब बोलने वाले में पास पंजाब, असमी या बोलने वाले में आसाम, और जहाँ तमिल बोली जाती थी उसको तमिलनाडु, ऐसे स्टेट बना दिए गए। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया? आखिर फेडरलिज्म जो है वो हमारे यहाँ वर्क कैसे करता है, हम इसकी बात करेंगे। तो आपको मालूम है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल। क्यों पावरफुल है? क्योंकि इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है तो आपको मालूम होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में स्टेट्स आते हैं। इन द पास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज कॉन्स्टिट्यूशन, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर होते हैं तो उसने अपने पावर्स को मिसयूज किया है। एक आर्टिकल है 356 दैट इज कॉल्ड द मोस्ट कंट्रोवर्शियल आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे ज़्यादा स्टेट जो हैं इस आर्टिकल को अपोज करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब गवर्नर रिपोर्ट देता है तो उसके आधार पर प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में लगा सकता है और वहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो डिसॉल्व हो जाती है, विधानसभा भंग हो जाती है, इसलिए इसको सबसे अपोज किया जाता है। लेकिन जब कोलिशन गवर्नमेंट्स हमारे आने लगी 1990s के बाद तो धीरे धीरे स्टेट को भी पावर्स बढ़ गए। लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव स्टेटस टू नेशनल लैंग्वेज, टू एनी लैंग्वेज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी है, हिंदवी को एक नेशनल लैंग्वेज बनाना चाह रहा था। डिमांड भी महात्मा गांधी ने की थी कि हिंदवी को बनाया जाए, लेकिन जब हिंदी की बात आई तो जो साउथ के स्टेट थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गए और रिजल्ट हुआ ये डिसाइड किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कि किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया जाएगा। हिंदी वॉज डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी के साथ 21 अदर लैंग्वेजेस हैं, दीज आर रिकॉग्नाइज्ड इन शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनको शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहते हैं। और इंग्लिश और हिंदी दोनों को ऑफिशियल पर्पज़ में यूज़ किया जाता है। इंग्लिश एज ए कॉन्टेक्ट लैंग्वेज, इंग्लिश जो है वो एक कॉन्टेक्ट लैंग्वेज के यूज़ की जा रही है। सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, इंडिया में सेंट्रलाइजेशन मीन्स व्हेन पावर्स आर डिवाइडेड, पावर शेयरिंग इज बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. It is a process of developing power to local governments taken from the central state governments, powers taken from central state government given to the local government, that is called decentralization. इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि लोकल गवर्नमेंट्स को पावर देना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। गांधी जी का भी एक सपना था कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जो हमारी विलेजेस हैं, गांव हैं, उनको ज़्यादा पावर दिया जाए, तभी स्वराज रियल आएगा। और यही मतलब है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस पंचायत सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं कैन बी बेटर सेटल्ड, जो लोकल प्रॉब्लम हैं इनको सही ढंग से सेटल किया जा सकता है, क्योंकि लोकल लोग ज़्यादा प्रॉब्लम समझते हैं। लोकल पीपल हैव अ बेटर आइडिया अबाउट देयर इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स। जो लोकल लोग हैं वो अपनी प्रॉब्लम को सही ढंग से समझते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट को समझते हैं। द ड्रेनेज सिस्टम है और क्या कहते हैं सैनिटेशन है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, कैसे ज़रूरत है ये। और लोग पीपल शुड डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। और लोग क्या है डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। इसलिए देयर इज़ अ नीड ऑफ पंचायत, देयर इज़ ए नीड ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन आवर कंट्री। स्टेप्स टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन, और डिसेंट्रलाइजेशन के लिए एन एक्ट वाज पास्ड इन 1992, अमेंडमेंट वाज मेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज नोन एज द पंचायती राज एक्ट 1992। इसको पंचायती राज एक्ट 1992 कहते हैं। और इसमें क्या किया गया है कि संविधान में संशोधन किया गया और रूरल जो लोकल बॉडीज़ हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, इनको ज़्यादा पावर किए गए। इसके कुछ प्रोविजंस हैं। नंबर 1, फ्रॉम 1992 रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल बॉडीज़ मेड मैंडेटरी। पहले ये किया गया कि जो लोकल बॉडीज़ हैं इनके इलेक्शंस रेगुलर हों। सेकेंड नंबर, सीट्स आर रिजर्व फॉर SC ST एंड OBC, इनके सबके लिए सीट रिजर्व कर दी गई हैं। 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर द वीमेन ऑल्सो। स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन सेट अप टू कंडक्ट द लोकल बॉडीज इलेक्शंस आफ्टर 5 years। 5 years इलेक्शंस के लिए पंचायत के स्टेट इलेक्शन कमीशन सेटअप किया गया है। दैट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी, इट इज़ नॉट अंडर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्टेट गवर्नमेंट शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू टू द लोकल गवर्नमेंट।
स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर लिए गए हैं और रेवेन्यू सिस्टम लिया गया है, लोकल बॉडीज़ को दिया गया है। 29 ऐसे पावर्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल बॉडीज़ को लिए गए हैं। और ये जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है इसको कहते हैं पंचायती राज सिस्टम। अब पंचायती राज सिस्टम में दो तरह की लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, एक अर्बन होती है, एक रूरल होती है। अर्बन गवर्नमेंट्स जो होती हैं, लोकल गवर्नमेंट्स, इनको दो तरह की होती हैं। दीज आर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। जो छोटे शहरों में हैं उनको म्यूनिसिपैलिटीज़ नगर पालिका कहते हैं। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बिग सिटीज़ में होती हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होती हैं, नगर महापालिका कहा जाता है। नगर महापालिका जो होती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इनका हेड जो होता है डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाता है, इसको मेयर कहते हैं। अदर वार्ड मेंबर्स होते हैं जो उस महानगर के विकास के लिए काम करते हैं। म्यूनिसिपैलिटीज़, और जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं ये नगर पालिकाएँ होती हैं, ये छोटे शहरों में होती हैं। और ये क्या करती हैं, ये छोटे शहरों में होती हैं। और ये इसके लिए भी जो प्रेसिडेंट चुना जाता है, डायरेक्ट चुना जाता है, इसको जो है नगर पंचायत अध्यक्ष भी कहते हैं, चेयरमैन प्रेसिडेंट कहा जाता है। अगर वार्ड मेंबर्स होते हैं जो डेवलपमेंट वर्क करते हैं। अब आते हैं रूरल एरिया। रूरल जो लोकल बॉडीज़ हैं पंचायती राज सिस्टम में, वो 3 टियर 3 लेवल्स होते हैं। ग्राम पंचायत जिसको विलेज पंचायत कहते हैं, पंचायत समिति जिसको ब्लॉक पंचायत कहते हैं, जिला पंचायत जिला बोर्ड भी कहा जाता है, जिला परिषद भी कहा जाता है। तो सबसे जो लोवेस्ट है पंचायती राज सिस्टम की यूनिट वो है ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत। और इस विलेज पंचायत में जो है कुछ विलेज होते हैं और इसके 3 ऑर्गन्स होते हैं विलेज पंचायत के, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। ग्राम सभा में 18 ईयर्स अबव के जितने भी पर्सन्स होते हैं वो सभी इसके मेंबर होते हैं। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि सभी एक साथ ओपन मीटिंग में कलेक्ट होकर के विलेज डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाते हैं। पंचायत समिति, इसका हेड जो होता है ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, सरपंच कहते हैं। पंचायती समिति जो है ये ब्लॉक समिति होती है, कई विलेज पंचायत को मिलाकर बनती है। हेड इसका जो होता है ब्लॉक प्रमुख होता है, कुछ उप प्रमुख होते हैं। और इसका एक गस्टेड ऑफिसर होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है। उसको असिस्ट करने के लिए असिस्टेंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ADOs होते हैं और अदर कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं। जिला परिषद, इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ पंचायती राज सिस्टम और इट इज़ वर्क्स ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट एंड इन रूरल एरियाज डेवलपमेंट वर्क्स आर डन बाय इट। इसका जो हेड होता है दैट इज़ कॉल्ड द प्रेसिडेंट। सब वाइस प्रेसिडेंट्स आल्सो इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ जिला पंचायत। और जिला पंचायत का जितना भी मेन वर्क है, डेवलपमेंट वर्क है, दैट इज़ परफॉर्म्ड बाय जिला परिषद और जिला पंचायत। सो बेटा, दिस इज़ द फेडरलिज्म आई एक्सप्लेन्ड यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। ये आपका लाइक और सब्सक्राइब जो है ये धीरे धीरे हमें और भी मोटिवेट करता जाएगा, इनकरेज करता जाएगा और अच्छे से अच्छे वीडियो हम आपको बना कर दिखाते जाएंगे। और ये वीडियोस न केवल एग्जामिनेशन के लिए, कंपटीशंस के लिए भी बहुत यूज़फुल हैं, इसलिए आप इनको देखना न भूलें। अगले वीडियो में अगले चैप्टर्स के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।